हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री के डेफिनेशन को एंड उसके नेचर को। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिटरेचर को डिफाइन किया था, लिटरेचर के टाइप्स को देखा था, उनके एलिमेंट्स को देखा था एंड लिटरेचर के फंक्शंस को देखा था। तो जो पोएट्री है वो लिटरेचर का ही एक टाइप है। आपको याद होना चाहिए कि लिटरेचर के हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, पोएट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन एंड ड्रामा। तो पोइट्री लिटरेचर का ही एक टाइप है जिसके डेफिनेशन को और नेचर को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पोइट्री को डिफाइन करने से पहले समझते हैं कि पोइट्री होता क्या है। ठीक है, तो पोइट्री यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम। पोएम हम लोग कहते हैं, कहीं कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। पोएम का मतलब होता है कविता। स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि आसपास अपने कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाने से पहले ही जब थोड़ा थोड़ा बोलने सीखता है, तभी परिवार वाले बच्चे को क्या सिखा देते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और फिर हिंदी में ये कविता और इंग्लिश में कौन सी कविता कि जॉनी जॉनी यस पापा। ऐसी कविताएं बच्चों को अक्सर सिखाई जाती है, स्कूल जाने से पहले ही परिवार वाले ही सिखा देते हैं। तो कविता का जो सफ़र है ना हमारे जीवन में, वो वहीं से शुरू हुआ था, मछली जल की रानी और जॉनी जॉनी यस पापा से। फिर हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक्सेट्रा बहुत सारे पोएम पढ़े, याद किए। धीरे धीरे बच्चों, जैसे जैसे हमने क्लास 1 स्कूल में एडमिशन लिया, क्लास स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, जैसे जैसे क्लास बढ़ते गया वैसे ही पोएम एक्सपैंड होते गए और बड़ी बड़ी कविताएं हम लोग पढ़ने लगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने मेजर पेपर इंग्लिश लिया है और आपको यहाँ पर लिटरेचर पढ़ना है, तो अब आपको पोएट्री तो पढ़ना ही है कि पोएट्री रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, बट यहाँ पर आपको पोएट्री को डिफ़ाइन करना, उसके नेचर को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पोएट्री के डेफिनेशन को डायरेक्ट डिफ़ाइन करने से पहले, पोएट्री को डायरेक्ट डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे क्या। देखिए, यहाँ पर हमने एक कविता ली है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, द रोड नॉट टेकन एक कविता है जो कि रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। हमने अपने अर्लियर क्लासेस में स्कूल के दिनों में ही इस कविता को पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो इस कविता को पूरा पढ़, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको आपके कॉपी में नहीं लिखना है। जब से जहाँ से लिखना होगा हम वहाँ पर बताएंगे। देखिए, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये कविता जो है हमने अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ ली थी। इसका अगर हम समरी आपको बताएं तो इसमें हमें क्या सीख मिल रहा था कि यहाँ पर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो राइटर है, जो पोएट है, वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं कि यह जो कविता है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति की दुविधा का वर्णन करती है जो रोड नॉट टेकन है। ऐसी दुविधा का वर्णन करती है जो ना किसी रास्ते पर जाते हुए किसी मोड़ पर खड़े हैं। जैसे लिखा हुआ है ना, द रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, जो एक मोड़ वाली सड़क पर खड़े हैं और बहुत कन्फ्यूज्ड है कि कौन सा रोड वो सेलेक्ट करे। यह मोड़ वास्तविक जीवन की स्थिति का प्रतीक है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि ये जो मोड़ है, जो डाइवर्जेंस है रोड में, वो हमारे वास्तविक जीवन का प्रतीक है। और फिर क्या, जीवन में भी ऐसा समय आता है, सभी का आता है, कि हमें कठिन निर्णय लेने में बहुत जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, हम ये तय ही नहीं कर पाते कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा निर्णय गलत है। तो इस कविता का जो सारांश है, अगर हम आपको बताएं शॉर्ट में, तो इसका ये बहुत ही फेमस कविता है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसमें क्या बताया गया है, विकल्प चुनने, मतलब ऑप्शंस। हमारे पास 2 ऑप्शंस है और कैसे उस जो ऑप्शन हम लोग चुन लेते हैं और कैसे हमारे जीवन को वो आकार देते हैं। जैसे कि हमारे जीवन का यहाँ पर जो रोड है ना, वो हमारे जीवन का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि जिस रास्ते पर हम अपने जीवन में नहीं चुनते हैं, जिस रास्ते को हम अपने जीवन में नहीं चुनते हैं, द रोड नॉट टेकन, मतलब नहीं लिया गया रोड, यह उस विकल्प के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने अतीत में छोड़ दिया था। तो इस कविता को जब हम लोग देखेंगे, जब आप इस पोएम को देखेंगे तो आप समझेंगे कि देखिए, जो ये पोएम है वो डिफरेंट स्टैंजाज में, 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। अब आपको लगेगा कि स्टैंजाज मतलब क्या होता है, तो देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ लाइन्स है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स का जो ग्रुप है, इसे हम स्टैंजा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैंजा। स्टैंजा का स्पेलिंग ऐसा होगा, स्टैंजा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 लाइन जो है, ये 5 लाइन का जो ग्रुप है उसे हम एक स्टैंजा कहेंगे। फिर ये जो 5 लाइन का ग्रुप है उसे एक स्टैंजास कहेंगे। फिर ये 5 लाइन का ग्रुप एक स्टैंजा कहलाएगा और ये 5 लाइन का ग्रुप एक स्टैंजा कहलाएगा। तो ये जो पोएम है टोटल 4 स्टैंजास में है, ठीक है। अब एक स्टैंजा में क्या होता है, ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है ना,
वो डिफरेंट डिफरेंट एक ही राइमिंग स्कीम से जुड़े होते हैं, जैसे कि वुड एंड स्टूड। इसका साउंड आपको सेम लग रहा है ना कि वुड, स्टूड, कुड, है ना। बोथ एंड ग्रोथ, ये भी सेम लग रहा है। फिर क्या है, फेयर, वेयर, देयर। आप हर जगह देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट, उसके बाद फिर थर्ड और फिर जो फोर्थ लाइन है, उनकी जो लास्ट, जो लाइन के लास्ट वर्ड्स जो है ना, जैसे कि वुड, स्टूड, कुड, इसका साउंड सेम है। बोथ, ग्रोथ का साउंड सेम है। फिर फेयर, वेयर, देयर, इसमें क्या है, क्लेम, सेम, सेम लग रहा है ना। फिर यहाँ पर है ले, डे, वे। उसके बाद क्या है, ब्लैक एंड बैक। फिर है शाई, फिर आई, फिर बाय, फिर हेंस एंड डिफरेंसेस। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइन का जो अंतिम वर्ड है, उसका जो साउंड है वो फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का एंड फोर्थ वाले का सेम है, और सेकंड वाली लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका, और जो फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है उसका जो साउंड है वो सेम है। तो ये होता है राइमिंग स्कीम। हम लोग देखेंगे कि लिटरेरी डिवाइसेस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, पोएट्री पढ़ेंगे, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पर राइमिंग स्कीम को देखेंगे। फिर आपको बता दें यहाँ पर कि जैसा यहाँ पर जो हम लोग रोड को क्या मान रहे हैं, जीवन का प्रतीक मान रहे हैं। तो प्रतीक मानना ही, जब हम लोग हिंदी में कविता पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग रूपक अलंकार पढ़ते हैं, तो मेटाफर यूज़ होता है। जैसा कि हम ये दी रोड नॉट टेकन, मतलब वो रास्ता, जीवन का वो रास्ता जो हमने नहीं चुना। तो यहाँ पर जो रास्ता है ना, जो रोड है ना, उसे जीवन से उस रोड की तुलना की जा रही है। तो तुलना करते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मेटाफर यूज़ करते हैं, मतलब रूपक अलंकार यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हम लोग राइमिंग स्कीम पढ़ेंगे, रूपक अलंकार पढ़ेंगे, मतलब मेटाफर पढ़ेंगे, सिमली पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, तो ये सब होता है लिटरेरी डिवाइस। मैंने यहाँ पर पोएम इसीलिए लिखा और पोएम से इसीलिए आपको समझाया ताकि आपको राइमिंग स्कीम समझ आए, स्टैंजास समझ में आए। तो जब हम लोग पोएट्री की बात करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पोएम से में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले तो मेटाफर यूज़ किया गया है, क्योंकि दी एंटायर पोएम इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग लाइफ डिसीजन। जो हमारे जीवन का डिसीजंस है उसे किससे कंपेयर किया गया है, जो ट्रैवलर चूज़ कर रहे हैं अपने पाथ को। मतलब एक जंगल में दो रास्ते हैं, ठीक उसी तरीक़े से जो रास्ता है उसे जीवन से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब तुलना की जा रही है जीवन से, तो इसलिए वहाँ पर मेटाफर यूज़ किया। मेटाफर का मतलब हिंदी में होता है रूपक, ठीक है। फिर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। जो फ्रॉस्ट है, जो पोएट है, फ्रॉस्ट गिव्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स। मतलब जो निर्जीव वस्तु है, जो नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स है, उन्हें भी ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ से दिखाते हैं। सच एज, कैसे, फॉर एग्जांपल कविता में कैसे दिखाता है, रोड वांटिंग वियर्स, मतलब रोड तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन वांटिंग वियर्स मतलब वो पहनना चाह रहे हैं। तो पहनना कौन चाहता है, इंसान, लिविंग थिंग्स। तो उसे पर्सोनिफाई किया गया बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। आप कविता की लाइनों में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, मतलब जो रोड है उसे पर्सोनिफाई किया गया है, मानव से तुलना की गई है। फिर आता है एलिटरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब वांटेड वियर आ रहा है तो इसका जो पहला लेटर है, इसका भी जो पहला लेटर है वो WW है। तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट। इनिशियल का मतलब होता है जो पहला वर्ड का जो पहला, मतलब जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है उसका साउंड। देखिए एड्स अ म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम, मतलब WW मैच कर रहा है, तो ये एलिट्रेशन हुआ। एलिट्रेशन का को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुप्रास। फिर आता है राइमिंग स्कीम। अभी हमने बताया ना कि द पोएम फॉलोज एन ABAAB राइम स्कीम विच प्रोवाइड्स अ रिदमिक स्ट्रक्चर। राइम स्कीम का मतलब आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसे हम अगर कह दें कि A है, पेन का कलर चेंज करके बताते हैं आपको। देखिए अगर ये वुड, फिर ये स्टूड, फिर ये कुड मैच कर रहा है, फिर ये B वाला, ये B वाला, ये भी मैच कर रहा है, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ABAAB। वही ना यहाँ पर हमने लिखा है कि देखिए राइमिंग स्कीम क्या है, ABAAB। तो यही कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं जो अक्सर पोएम्स में होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जब हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं तो उसके नेचर को, उसके टाइप्स को, लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स जो भी यूज़ किया गया है, मीटर्स यूज़ किया गया है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल को आपको कॉपी में लिखना नहीं है, कॉपी में आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है कि व्हाट इज़ पोएट्री। जब हम लोग पोएट्री को डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ से सुंदर से कॉपी में नोट्स बनाना है कि पोएट्री क्या होता है।
तो इंग्लिश लिटरेचर में, इन इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री इज़ अ लिटरेरी जॉनरा। GENRE को हम लोग जॉनरा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है स्टूडेंट स्टाइल, मतलब कि हिंदी में कहें तो शैली। लिटरेरी जॉनरा दैट यूजेज द एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी, एंड रिदमिक क्वालिटीज ऑफ अ लैंग्वेज टू इवोक मीनिंग, इमोशंस एंड इमेजरी। ठीक है, आपको पता है पोएम क्या होता है, पोएट्री क्या होता है? मतलब कम से कम शब्दों में लोगों में या रीडर्स को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, ज़्यादा से ज़्यादा संदेश देना ही पोएम होता है। आपने पोएम अक्सर देखा होगा, 4 लाइन की कविता होती है लेकिन मीनिंग इतना बड़ा सा होता है। तो पोएम शॉर्ट में समझे तो वही होता है। क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट में, जब हम शॉर्ट में लिखे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश मिले लोगों को, तो वही होता है पोएट्री। अब पोएट्री लिखने जाएँ तो हमें लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, मीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब ना एक सुंदर सी कविता सामने आएगी। तो पोएट्री होता क्या है इंग्लिश लिटरेचर में? पोएट्री इज़ अ लिटरेरी जॉनरा दैट यूजेज द एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज़। अब एस्थेटिक एंड रिदमिक क्वालिटीज़ क्या है? जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वही सब है। ऑफ अ लैंग्वेज टू इवोक, क्या करने के लिए? कविता की मीनिंग को, राइटर्स के इमोशंस को और उनके इमेजिनेशन को भी इवोक करने का काम करती है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म सच एज मीटर्स एंड राइम्स एज वेल एज फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज मेटाफर एंड सिमलीज। देखिए ये सब लिटरेरी टर्म्स है ना। मेटाफर मतलब रूपक, सिमली, टू क्रिएट अ कॉन्सेंट्रेटेड एंड एक्सप्रेसिव पीस ऑफ राइटिंग। Poetry in English literature encompasses a wide range of style and forms from the structure sonnet, देखिए विलियम शेक्सपियर सोनेट लिखे थे, to the free verse of contemporary poets reflecting the diversity and evolution of Indian language, English language and its literary tradition। तो पोइट्री के डेफिनेशन को आप सभी को अपने कॉपी में बहुत ही सुंदर से लिखना है, क्योंकि पोइट्री जो है हमारा सेकेंड यूनिट है ना। तो आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले पोइट्री में पोइट्री के डेफिनेशन को लिखेंगे। इस वीडियो का तो मेन जो पर्पस है वो पोइट्री को डिफ़ाइन करना ही है, पोइट्री को समझना ही है। तो पोइट्री की डेफिनेशन को बहुत ही सुंदर से कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि पोइट्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं। यूँ तो टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जाम्पल डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा आपको बता देते हैं समझने के लिए कि पोइट्री के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए पोइट्री में सोनेट होता है, हाइक्यू होता है, लाइमरिक होता है, फ्री वर्स होता है। देखिए सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है। कैसा होता है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। वाइल पेट्रार्कन सोनेट फॉलोज ए बी ए सी डी। हाइक्यू क्या होता है? लाइमरिक क्या होता है? फ्री वर्ड्स क्या होता है? आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल DMA इंग्लिश से ले सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप अपने कंप्लीट मेजर पेपर इंग्लिश के कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन DMA एजुकेशन को इंस्टॉल करके आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पोइट्री के बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोइट्री हो सकते हैं। देखिए सोनेट, हाइक्यू, लाइमरिक, फ्री वर्स हो सकते नहीं है, होता है कौन कौन सा टाइप? वो है बैलेड, ओड, एलेजी, एपिक एंड विलन ली। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि नेचर ऑफ पोइट्री क्या होता है। नेचर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए नेचर में क्या क्या आता है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मीटर एंड राइम एंड साउंड डिवाइसेस। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पोइट्री कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग सोनेट। पोइट्री का नेचर में सबसे पहले आता क्या आता है कि पोइट्री के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। सोनेट्स हो सकता है, हाइकूज हो सकता है, लाइमरिक्स हो सकता है, ओड, बैलेड, फीवर्स एक्सेट्रा। किसी भी टाइप का डिफरेंट टाइप्स का फॉर्म होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है मीटर्स। उसमें हम लोग बहुत से मीटर्स यूज़ करते हैं, राइम स्कीम यूज़ करते हैं, साउंड डिवाइसेस यूज़ होता है, जो कि हम लोग पोइट्री जब डिटेल में पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स तो वहाँ देखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग नेचर को सिर्फ जानेंगे कि नेचर ऑफ पोइट्री क्या होता है। फिर देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या है कि इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म। ठीक है, सिम्बॉलिज्म।
imagery and symbolism. Poets use vivid descriptions and symbols to create mental images and convey deeper meanings. फिर figurative language यूज़ करते हैं, उसमें emotions and thoughts होता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप पोएट्री में पोएट के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के जो आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, एट्सेट्रा को। और अगर जब हम लोग पोइट्री को इतना ही समझ रहे हैं, पोइट्री के डेफिनेशन को हमने देखा, टाइप्स को थोड़ा सा देखा, नेचर को भी थोड़ा सा समझा, उसके बाद फिर हम लोग क्या जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है पोइट्री का, आखिर हम लोग पढ़ते क्यों है पोइट्री। तो देखिए, क्योंकि पोइट्री जो है कल्चरल रिफ्लेक्शन है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है एंड एस्थेटिक एप्रिशिएशन है। कल्चरल रिफ्लेक्शन कैसे है? पोएट्री जो है वो कैप्चर करता है, जैसे कि कैमरा कैप्चर कर लेता है किसी भी पिक्चर को, वैसे ही पोएट्री कैप्चर करके संजो के हमेशा के लिए रख लेता है हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, जो कि जो रीडर्स है उन्हें ऑफ़र करता है, इनसाइट व्यूज़ ऑफ़र करता है, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे बिलीफ को, एक्सपीरियंसेस को, डिफरेंट एराज़ वाले जो भी रीडर्स पढ़ेंगे वो जब भी पोएट्री को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, क्या वैल्यूज़ है, क्या बिलीव है उस टाइम के एरा के। फिर आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। पोएट्री अलाउज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ डीप एंड कॉम्प्लेक्स इमोशंस, ऑफन प्रोवाइडिंग सोलेस, इंस्पिरेशंस एंड कनेक्शन ऑफ रीडर्स। देखिए, जब आप पोएट्री को पढ़ते हैं तो आपको इमोशनल एक्सप्रेशंस अक्सर मिलता होगा, जैसे कि आपको बहुत ही डीप एंड कॉम्प्लेक्स इमोशंस, कभी कभी ऐसा होता है ना, कविता पढ़ के लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंस्पिरेशन आ जाता है कि चलो अब तो पढ़ना है, काम करना है, कुछ करके दिखाना है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट। द लेयर्ड मीनिंग एंड यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन पोएट्री इनकरेज रीडर्स टू थिंक क्रिटिकली एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट ऑन मल्टीपल लैंग्वेज। जब आप पोएट्री पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप में भी कविता लिखने की क्षमता आ जाती है, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट होने लगता है आपका पोएट्री में। फिर आता है एस्थेटिक एप्रिशिएशन। अब जो कविता है वो इतना सुंदर है, एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य संबंधी, एप्रिशिएशन, द ब्यूटी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज एंड फॉर्म प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर। जो ब्यूटी होता है, जो कविता की सुंदरता होती है, वो एस्थेटिक प्लेजर देता है, मेकिंग पोएट्री एन एंड्यूरिंग एंड चेरिश्ड आर्ट फॉर्म। हमेशा के लिए एक आर्टिस्टिक वैल्यू होता है उसका, एस्थेटिक प्लेजर देता है उसे पढ़ने से। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक इस क्लासेस में हमने पोएट्री के डेफिनेशन को, नेचर को समझा। इतना से शायद आप समझ पाए होंगे कि पोएट्री क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टू द पॉइंट अपने सिलेबस पर बात करेंगे कि पोएट्री के नेचर क्या होते हैं, डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि पोएट्री के जो टाइप्स होते हैं उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मीटर्स, लिटरेरी टर्म्स एट्सेट्रा को देखेंगे। तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल डीएमए इंग्लिश से ज़रूर ले लीजिएगा और रिवाइज़ करके रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, जहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ पोएट्री को पढ़ेंगे। और हमारे साथ जुड़कर हमारे ऐप को इंस्टॉल कर डीएमए एजुकेशन को इंस्टॉल कर आप हमारे साथ अपने मेजर इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।